अरे भाई मैंने क्या करवा देखो भाई मेरे कमिटमेंट है ना। ऑफिशियली दूसरा वकील लड़ेगा, आप अनऑफिशियली हेल्प कर सकते हो तो करिएगा। ऑफिशियली देखो सर दूसरा कर लिया। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 कोलाइडी विलयन में कोलाइडों के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स का अध्ययन करेंगे। कोलाइड्स विलयन के हमारे दैनिक जीवन में कई उपयोग हैं तथा उद्योगों, कृषि आदि में कोलाइडी विलयन महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। कोलाइडी विलयनों के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग निम्न प्रकार हैं, जैसे खाद्यान्न यानी फूड में हमारे बहुत से खाने के पदार्थ कोलाइड होते हैं, जैसे दूध, आइसक्रीम, फलों की जेली, ब्रेड, लस्सी, मक्खन, पनीर इत्यादि। ये सभी कोलाइड हैं जिन्हें हम दैनिक जीवन में खाने के रूप में उपयोग करते हैं। कई औषधियाँ भी कोलाइड हैं। कोलाइड दवाइयाँ अत्यधिक प्रभावी होती हैं, हमारे तंत्र द्वारा आसानी से अधिशोषित की जा सकती हैं। जैसे चांदी के कोलाइड ऑर्जिरोल, प्रोटरगोल का उपयोग आँखों के पलकों के रोगों के उपचार में किया जाता है। कोलाइडी स्वर्ण, कैल्शियम, आयरन आदि स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। कोलाइडी गंधक का उपयोग कीटनाशक विलयन के रूप में भी किया जाता है। कोलाइडी एंटीमनी का उपयोग कालाजार रोग में किया जाता है। तो इस प्रकार कई सारे औषधीय गुण हैं। ये औषधीय गुण काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं जिनको आप याद रखिए, जैसे कि चांदी के कोलाइड का उपयोग आँखों के पलकों के उपचार में किया जा रहा है। इसके अलावा कोलाइडी गंधक का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जा रहा है। कोलाइडी एंटीमनी का उपयोग कालाजार रोग के उपचार में किया जा रहा है। जल का शोधन, पेयजल के रूप में प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त जल का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक स्रोत से जो जल हमें प्राप्त होता है उसमें धूल, मिट्टी, रेत के कण कोलाइडी अवस्था में रहते हैं। इन कणों पर ऋण आवेश होता है। इसमें हम फिटकरी का उपयोग करके इन ऋण आवेशित कणों को स्कंदित कर देते हैं, जिससे ये स्कंदित कण पानी में नीचे बैठ जाते हैं और हमें ऊपर का जल स्वच्छ प्राप्त होता है, जिसको हम निथार कर आगे उपयोग में ले लेते हैं। आकाश का नीला दिखाई देना भी कोलाइडी का ही उदाहरण है। वायुमंडल में धूल, मिट्टी व बर्फ़ के कोलाइडी कण वायु में वितरित अवस्था में रहते हैं। जब सूर्य की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो ये कोलाइडी कणों से टकराती हैं, जिससे कोलाइडी कण प्रकाश का अवशोषण करके नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। इसीलिए आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। कोलाइड के अन्य उदाहरण हैं डेल्टा का बनना, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। देखिए यहाँ ये स्कंदित रेत है, स्कंदित रेत आगे आ रही है। स्कंदित रेत आके ये डेल्टा का डायग्राम है जहाँ ये रेत आके इकट्ठी हो जाती है। तो स्कंदित रेत जैसे धीरे धीरे आकर डेल्टा के यहाँ इकट्ठी होती है तो वह डेल्टा का निर्माण करती है। नदी के जल में धूल, मिट्टी व रेत के ऋणावेशित कोलाइडी कण पाए जाते हैं। जब नदियों का जल समुद्र के जल के संपर्क में आता है तो समुद्र के जल में घुले हुए विद्युत अपघट्य जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड आदि के धनायन नदी के जल में उपस्थित धूल, मिट्टी और रेत के ऋणात्मक कोलाइड को स्कंदित कर देते हैं। स्कंदित होने के कारण वह धूल, मिट्टी और रेत के कण वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। हमारे चोट लगने पर रक्त का थक्का जमना भी डेल्टा का कोलॉइड का उदाहरण है। रक्त की प्रकृति कोलॉइड होती है, जिसमें एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन वितरित प्रावस्था में पाया जाता है। यह ऋणावेशित होते हैं।
चोट लगने, कट जाने पर रक्त स्रावित होता रहता है। जब इस रक्त स्राव पर फिटकरी या फेरिक क्लोराइड के विलयन का उपयोग किया जाता है तो इसमें उपस्थित एल्यूमिनियम, पोटेशियम, आयन रक्त का स्कंदन कर देते हैं, जिससे रक्त का थक्का जम जाता है और रक्त स्रावित होना बंद हो जाता है। जब हमारे कहीं चोट लगती है और ब्लड बहता है तो हम उस पर फिटकरी लगाते हैं, क्योंकि फिटकरी में उपस्थित धन आयन रक्त में उपस्थित ऋण आयन को स्कंदित कर देते हैं और ब्लड का थक्का जम जाता है। अब धुआं का अवक्षेपण, प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक, यानी धुआं का अवक्षेपण किस तरह से होता है या प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक किस तरह से होता है। देखिए, कारखानों की चिमनी से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषक है तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धुआं, ठोस कण, कार्बन आदि वायु में कोलोइडी विलयन है। ये कण ऋणावेशित होते हैं। धुएं को वायुमंडल में छोड़ने से पहले उसका कंट्रोल अवक्षेपण में उपचार करते हैं। कंट्रोल अवक्षेपण में उच्च विभव युक्त धातु इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं के आवेशित कोलाइडी कण इन इलेक्ट्रोडों द्वारा आकर्षित होकर उदासीन हो जाते हैं। इस प्रकार धुआं रहित गैस चिमनियों से बाहर निकल जाती है। ये कंट्रोल अवक्षेपक है। इस कंट्रोल अवक्षेपक में आप ये देखिए, कार्बन कण सहित वायु अंदर प्रवाहित हो रही है। जो कार्बन कण वाली वायु होती है वो कार्बन पे ऋणात्मक आवेश होता है। यह ऋणात्मक आवेश एनोड से क्रिया करता है। एनोड पे धनात्मक आवेश होता है, तो ये ऋणात्मक आवेश एनोड से क्रिया करके उदासीन हो जाता है और उदासीन होकर कार्बन के कण नीचे गिर जाते हैं। और जो दूसरी तरफ से वायु हमें मिलती है वो कार्बन कण रहित वायु हमें प्राप्त होती है, जिसमें कि कार्बन के कण नहीं पाए जाते हैं। लेकिन इसके लिए हमें उच्च विभव भी अप्लाई करना होता है, कैथोड के रूप में माइनस और एनोड के रूप में प्लस। कार्बन कण पे तो माइनस चार्ज होगा जो एनोड के प्लस चार्ज से उदासीन हो जाएगा। लेकिन अगर वायु में कुछ ऐसे भी कण हैं जिन पे कि प्लस चार्ज है तो वो कैथोड के माइनस चार्ज से ऑटोमेटिकली उदासीन होके और धूल, मिट्टी आदि कण नीचे गिर जाएंगे, तो दूसरी तरफ से धुआं रहित गैस हमें चिमनी से प्राप्त होगी। इस प्रकार कारखानों की चिमनी से जो धुआं निकलता है उसमें से वायु प्रदूषक कणों को हम अलग करके चिमनी से निकलने वाले धुएं को हम साफ कर सकते हैं। चर्म शोधन यानी टैनिंग या चमड़े को शुद्ध करने में भी कोलाइड का उपयोग किया जाता है। चर्म शोधन या टैनिंग, चमड़े में धनावेशित प्रोटीन के कोलाइडी कण होते हैं। जब चमड़े को टैनिन में भिगोया जाता है तो चमड़े के धनावेशित कोलाइडी कण टैनिन के ऋणावेशित कणों द्वारा उदासीन होकर स्कंदित हो जाते हैं, जिससे चमड़ा कठोर हो जाता है। इस कठोर चर्म का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को चर्म शोधन भी कहते हैं। चमड़ा जो होता है उसमें धनावेशित प्रोटीन के कण पाए जाते हैं, तो इसको हम टैनिन में भिगोते हैं तो और टैनिन के जो कण होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं, तो चमड़े के धनावेशित कण टैनिन के ऋणावेशित कण से उदासीन हो जाते हैं, चमड़ा ठोस हो जाएगा और इसको हम चर्म शोधन भी कहते हैं। सीवेज डिस्पोजल यानी वाहित मल उपचार में शहर के गटर नालों में बहने वाले पानी में धूल, कूड़ा, कीचड़ आदि के कोलाइडी कण पाए जाते हैं। इन पर धन या ऋण आवेश पाया जाता है। इस गंदे पानी को एक कुंड में एकत्रित करते हैं जिसमें विद्युत इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। ये आवेशित कण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर उदासीन होकर स्कंदित हो जाते हैं तथा नीचे बैठ जाते हैं, जिसे उर्वरक के रूप में हम काम में ले लेते हैं जो कीचड़ टाइप होता है, तथा उपचारित जल को सिंचाई के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इससे हम वाहित जो सीवरेज का पानी है उसको एक कुंड में इकट्ठा है करते हैं, उसके बाद उसमें इलेक्ट्रोड और लगा के धारा प्रवाहित हैं करते हैं, तो जो धूल, मिट्टी और जो कीचड़ के कण हैं वो अपने विपरीत आवेशित कणों के संपर्क में आके और उदासीन होकर नीचे बैठ जाएंगे, है ना। और नीचे कण बैठ जाते हैं, ऊपर आ जाता है पानी, तो नीचे जो कण बैठते हैं उसको हम उर्वरक के रूप में काम में ले लेते हैं और जो ऊपर का पानी होता है उससे हम सिंचाई के लिए काम में ले लेते हैं। इसमें हम साबुन का अपमार्जक के रूप में उपयोग करना भी एक कोलाइड का उदाहरण है। जैसे कपड़ों में मेल या धूल के कण
लगे होते हैं, या कपड़ों में जो चिकनाई या तेलीय पदार्थ ग्रीस के रूप में चिपका होता है, उससे साबुन या अपमार्जक का उपयोग करके जल के साथ हम साबुन या अपमार्जक का जल के साथ में कोलाइडी विलयन बनाते हैं। फिर उस विलयन से हम गंदे कपड़ों को धोते हैं। तो धोने के लिए साबुन के घोल में उन्हें डुबोते हैं। तो साबुन ग्रीस के साथ में मिलके या तेलीय चिकनाई के साथ में मिलके पायस का निर्माण करता है। इस प्रकार वह कपड़ों से अलग हो जाते हैं तथा उनके साथ चिपका हुआ मेल भी स्वतः ही अलग हो जाता है। जल से धोने पर धो के फिर कपड़े बाहर निकाल लिए जाते हैं। यानी कि हम साबुन का जल के साथ में कोलाइडी सॉल्यूशन बना के फिर उस जल से कपड़े धोते हैं, तो कपड़ों में लगी हुई धूल मिट्टी चिकनाई आसानी से उस साबुन या अपमार्जक के कोलाइड के द्वारा हट जाती है। इसके अतिरिक्त फोटोग्राफिक फिल्म, मिट्टी, वर्षा, धूमकेतु की पूँछ, ये सभी कोलाइड के उदाहरण। तो कोलाइड के उदाहरण में एक धूमकेतु की पूँछ का उदाहरण भी कोलाइड के उदाहरण में बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट उदाहरण है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोलाइड किसे कहते हैं या कोलाइड की परिभाषा लिखिए, तो ये आपको आना चाहिए। दूसरा, द्रव स्नेही कोलाइड या द्रव विरोधी कोलाइड के अंतर मैंने आपको बताए हैं। सोल और जेल में क्या अंतर है, सोल और जेल आपस में कैसे एक दूसरे में परिवर्तनशील होते हैं। पैप्टिकरण किसे कहते हैं, ब्राउनी गति किसे कहते हैं। स्वर्ण संख्या का क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में, इसलिए आप याद रखिए स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं। हार्डी-सुल्ज नियम वो है जिसमें किसी आयन पे आवेश की मात्रा बढ़ती है तो उनकी स्कंदन यानी कोगुलेशन की क्षमता भी बढ़ती है। पायस किसे कहते हैं, ये द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर ये तो आपको है ही पता। आर्सेनिक सल्फाइड ऋणात्मक कोलाइड है और आयरन हाइड्रोक्साइड धनात्मक कोलाइड है, ये आप याद रखिएगा। विद्युत कण संचलन यानी इलेक्ट्रोफोरोसिस कैसे होता है, जब हम कोलाइड में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कोलाइडी कण पे जो आवेश होता है वो अपने अपोजिट आवेश की तरफ मूव करता है, वो विद्युत कण संचलन है। धुएं के विद्युत अवक्षेपण, जो अभी मैंने आपको विधि बताई है जिसमें धुएं के अंदर से कार्बन के कण और दूसरी अशुद्धियों को इलेक्ट्रोड लगा के अलग किया जाता है, वो है धुएं के अवक्षेपण का उदाहरण। कैटाफोरेसिस, और कैटाफोरेसिस मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। इसमें देखिए कंपानुवर्तन या कैटाफोरेसिस, सोल का जेल में, जेल का सोल में कंपन से यानी हिलाने के बाद में जो सोल होता है, जो जेल होता है उसको हिलाते हैं, हिलाने से वो सोल में परिवर्तित हो जाता है और अगर उसे रखते हैं तो अर्ध ठोस होके वापस जेल में परिवर्तित हो जाता है। इसे हिंदी में कहते हैं कंपानुवर्तन और इंग्लिश में कहेंगे थिक्सोट्रोपी। गोल्ड संख्या क्या है, इसके नोट्स मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप से नोट्स लेके या तो नोट डाउन कर लीजिए या उनका प्रिंट आउट और ले लीजिए। ये वो डायग्राम है धुएं का अवक्षेपण वाला, जो अभी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, कंट्रोल अवक्षेपक है ना, ये वाला जो डायग्राम। कई बार ये भी आ जाता है डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, नदियों के जल में जो धूल मिट्टी और रेत के कण होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं। जब वो समुद्र के पानी के संपर्क में आते हैं तो समुद्र के पानी के अंदर विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं जो कि धनात्मक होंगे। वो धनात्मक ऋणावेशित नदी के द्वारा लाए गए ऋणावेशित कणों को उदासीन कर देते हैं, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। रक्त का थक्का कैसा जमता है ये भी कई बार पूछ लेते हैं। और धुएं का अवक्षेपण वाला तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि डायग्राम से बताइए कि कारखानों की चिमनियों से जो
धुआं या वायु प्रदूषक के रूप में निकलता है उसको को कैसे स्वच्छ किया जाता है। तो ये डायग्राम आपको बनाना है। इस डायग्राम के द्वारा हम धुएँ को साफ़ है कर रहे हो। धूल के अंदर जो कार्बन के कण होते हैं वो ऋणावेशित कण होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ ये यूनिट आपकी कंप्लीट होती है कोलाइड डी विलियन की, है ना। अब हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 7 के साथ में मिलते हैं। आपका चैप्टर नंबर 6 यहाँ कंप्लीट हो गया है, यानी कि अराउंड 70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।